हेलो और खुशामदीद एक और लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स क्या होती हैं या किस तरह का डेटा आप सेव कर सकते हो। तो जब हम डेटा टाइप्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं वैल्यूज़ की। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू एसन, तो ये राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू कहलाती है और ये वेरिएबल कहलाता है, और इस पर हम पहले बात कर चुके हैं। राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है, या जब भी हम किसी वैल्यू की बात कर रहे होते हैं, जैसे अगर हम 2+2 कर रहे हैं, ठीक है, और हम इसको कंसोल लॉग करा लेते हैं फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक दिस, तो इस केस के अंदर हमारे पास ये एक वैल्यू है और ये डेटा है। इस डेटा की कुछ टाइप है, तो हम उन टाइप्स की बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स की, कि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाके एक कोटेशन के अंदर लिख दूँ फॉर एग्जाम्पल एसन, तो ये है एक स्ट्रिंग। अच्छा, इसके अलावा अगर हम डबल कोटेशंस में कोई स्ट्रिंग लिखना चाहें तो भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग्स में आप डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। और ये हमें आउटपुट जो देगा वो स्ट्रिंग ही देगा। इसी तरीके से स्ट्रिंग कुछ भी हो सकती है, कितनी भी लंबी हो सकती है, और वही उसको आउटपुट भी कर देगा। एक चीज़ जो याद रखने की है वो ये है कि स्ट्रिंग्स को हम कंबाइन भी कर सकते हैं, और इसमें हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जाके कहूँ एसन और यहाँ पे मैं प्लस का ऑपरेटर इस्तेमाल करूँ, जिसका मतलब है कि मैं एडिशन कर रहा हूँ स्ट्रिंग में, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ AYEZ अयाज, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एसन अयाज हो गया, ठीक है। ये दोनों चीज़ें कंबाइन होके एक सिंगल स्ट्रिंग या एक स्ट्रिंग बन गई। लेकिन इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक वैल्यू होती जिसमें मैं करता एहसन अयाज, बल्कि इसके बजाय मैं करूं 2233, अब क्या होगा? तो इस केस के अंदर जो वैल्यू आखिर में बन के आती है वो ये कि ये स्ट्रिंग के तौर पे इस्तेमाल हो जाता है और ये इस वैल्यू में ऐड हो जाएगा। जैसे अगर मैंने इस तरीके से किया होता तो ये आंसर होता। अगर मैं इस वैल्यू को पीछे ले जाऊं और मैं कहूं 2233 प्लस एहसन अयाज, तो भी यही काम होगा। जावास्क्रिप्ट अगर ये देखता है कि एक एडिशन या अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर, ख़ासतौर पे प्लस के अंदर, अगर स्ट्रिंग इस्तेमाल हो रही है और पूरी स्टेटमेंट में कहीं पे भी कोई नंबर है, तो ये उन सारे नंबर्स को कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग के अंदर। जैसे मैं जाके यहाँ पे कहूँ 321, तो आप देखेंगे कि ये भी इसमें ऐड हो गया। तो पूरी स्टेटमेंट के अंदर अगर हम ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं प्लस का और कहीं पे भी स्ट्रिंग है, तो हर चीज़ जो है वो उसको स्ट्रिंग कर देता है, यानी कि हर चीज़ का मतलब है हर नंबर को वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो पहली जो हमने डेटा टाइप देखी है वो है स्ट्रिंग। दूसरी जो हम डेटा टाइप देख रहे हैं वो है नंबर, ठीक है। नंबर्स की क्या कहानी है? अगर आप कॉन्स्ट एज इक्वल्स टू 32 कर देते हो तो ये भी एक नंबर है। आप कॉन्स्ट फैक्टर इक्वल्स टू 32.33 या 22 या 33, वट एवर यू वांट टू पुट इट, अगर आप पॉइंट्स या डेसिमल में कोई वैल्यू लेते हो तो ये भी नंबर है। ये जावास्क्रिप्ट नंबर टाइप कहलाती है। आप इसमें किसी भी टाइप का नंबर ले सकते हो। आप इसमें एक्सपोनेंट 15 का भी नंबर ले सकते हो और आप इसको कंसोल लॉग कराओगे, फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट लॉग फैक्टर, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी जो कि है 32 एक्सपोनेंट 15, जैसे कि आपने देखा। तो इस सिचुएशन के अंदर हम इसको भी नंबर ही कंसीडर करेंगे। अगली जो टाइप हम देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं बिग इंटीजर। तो अगर हम जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स की बात करें तो मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो वैल्यूज़ स्टोर होती हैं मेमोरी के अंदर वो डिफरेंट बिट्स में होती हैं। जैसे कि बाइट जो है वो 8 बिट का होता है, इसी तरीके से शॉर्ट जो है वो 16 बिट का होता है, इंटीजर को हम 32 बिट में स्टोर करते हैं, और लॉन्ग जो है वो 64 में होता है। इसी तरह जब फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर हम आते हैं, यानी कि जो फ्लोटिंग पॉइंट एज एन कि हम 32.33 एक वेरिएबल ले रहे हैं, तो अगर ये छोटा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो उसमें हम 32 बिट इस्तेमाल करते हैं, और अगर ये बड़ा नंबर होता है फ्लोटिंग पॉइंट तो इसको हम डबल कहते हैं, और डबल जो है वो 64 बिट के अंदर स्टोर होता है मेमोरी के अंदर। मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जावास्क्रिप्ट के अंदर हर चीज़ जो है वो स्टोर होती है, या हर नंबर स्टोर होता है 64 बिट के अंदर, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक टाइप है जिसमें 64 बिट से अगर ज़्यादा बड़े नंबर हो जाएं तो उसको स्टोर करने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर एक टाइप होती है जिसको हम कहते हैं बिग इंटीजर। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं न्यू बिग इंट, और बिग इंट के अंदर आप स्ट्रिंग के अंदर कोई भी बड़ा सा नंबर दे सकते हो, ठीक है। सॉरी, हम न्यू इस्तेमाल नहीं करते, हम बिग इंट कहते हैं और ये पूरा बड़ा सा नंबर दे देते हैं। अब ये कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल नॉट लाइक दिस, लेकिन अगर मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा एक बिग इंट बन रहा है, और यहाँ पे इसके एंड में ये n ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ ये बिग इंटीजर की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एक बिग इंटीजर नाम की जो है वो टाइप होती है, जिसके अंदर अगर आपका बहुत बड़ा कोई इंटीजर है तो उसको आप स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वैल्यू ले रहा हूँ जो कि इतनी बड़ी है, और अगर मैं इसको जाके कंसोल लॉग करा लूँ, नॉट देयर, यहाँ पे अगर मैं कंसोल लॉग करूँ x को,
तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास इस तरीके से बड़ी वैल्यू शो कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ इसमें जो याद रखने की है वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे जाके 2 कर दूँ, ठीक है? तो हम मिक्स नहीं कर सकते एक बिग इंटीजर को और एक नॉर्मल नंबर को। तो अगर आप बिग इंटीजर की कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो आप बिग इंटीजर के साथ ही करेंगे और नॉर्मल नंबर के साथ आप नहीं कर सकते। तो ये चीज़ याद रखने वाली है। अब हम बात करते हैं एक और डेटा टाइप की जो कि है बूलियन। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ कॉन्स्ट और मैं कह रहा हूँ लोडिंग इक्वल्स फॉल्स, तो ये फॉल्स जो है ये बूलियन वैल्यू है। इसी तरीके से मैं इसको ट्रू कर दूँ तो ये बूलियन वैल्यू है। और बूलियन का मतलब यही होता है कि 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। एक और काम ये हो सकता है कि बजाय इसके कि हम ट्रू या फॉल्स लिखें डायरेक्टली किसी चीज़ पे, हम अक्सर ये भी कह सकते हैं इज़ इवन फॉर एग्जांपल। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर मेरे पास कोई नंबर है जैसे 2 और आपने बल्कि ये किया कि 20, आपने कहा 20 मॉड्यूलस, ठीक है, और फॉर एग्जांपल 2 और आपने कहा इसको मैं चेक कर रहा हूँ कि इसका आंसर 0 आना चाहिए। तो अगर तो कोई ऐसा नंबर है जो कि 2 से मुकम्मल डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचता, तो इसको हम इवन नंबर कहते हैं। लेकिन अगर कुछ 2 से डिवाइड हो जाए और उसका रिमाइंडर 1 बच जाए तो फिर वो ऑड हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ जाके कहूँ console.log इज़ इवन, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, क्योंकि हम 20 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से। अगर मैं इसको 1 कर दूं तो आप देख रहे हैं ये फॉल्स हो गया, क्योंकि 21 डिवाइडेड बाई 2 जब होता है तो हमारे पास ये 1 आखिर में बच जाएगा, तो वो 0 नहीं होगा। तो इसीलिए ये इस इवन फॉल्स आ रहा है। जो बताने का मकसद ये था इस एग्जाम्पल में वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हम डायरेक्टली किसी वैल्यू को ट्रू या फॉल्स असाइन करें तो ही उसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स हो। हम जब कोई कंडीशंस या कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो उसका जवाब भी हाँ या ना में आता है। क्या इस पूरी स्टेटमेंट का जो रिजल्ट आता है वो 0 के बराबर है, ये हमने लिखा हुआ है इस स्टेटमेंट में। तो जब ये पूरी इवैल्यूएट हो जाती है तो ये रिटर्न करती है एक बूलियन वैल्यू, हाँ या ना। इसी तरीके से आप इस इवन में बोल सकते हो 3 फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 2, तो हमें फॉल्स मिलेगा इस केस, सॉरी ट्रू मिलेगा इस केस के अंदर। अगर आप यहाँ पे करोगे लेस देन 2 तो आपको फॉल्स मिलेगा। तो हम कंपैरिजन की वैल्यू अगर किसी वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं तो भी हमें बूलियन मिलेगा, लेकिन बूलियन ट्रू या फॉल्स होता है। अब हम ब्रीफली बात करते हैं एक और डेटा टाइप की जिसको हम कहते हैं अरे या एरे। ये क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक स्टूडेंट है जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट इक्वल्स और हमने यहाँ पे कहा एहसन, ठीक है, ये एक स्टूडेंट है हमारे पास। अगर हम यहाँ पे एक और स्टूडेंट ले लें जिसको हम कहें स्टूडेंट 2 और इसमें मेरे पास मोहसिन आ जाता है फॉर एग्जांपल। अगर मेरे पास इस तरह के 100 स्टूडेंट हो तो मुझे 100 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग। इसके लिए हमारे पास होता है एरे या एक कलेक्शन, इसको हम कहते हैं, लेकिन इसका जो आमतौर में नाम इस्तेमाल होता है वो होता है एरे। एरे क्या करेगा कि हम स्टूडेंट्स का एक वेरिएबल बनाएंगे और उसके बाद हम एक ब्रैकेट के अंदर यही सारी स्ट्रिंग्स कॉमा से अलग अलग करके सेव कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कह सकता हूँ एहसन, फिर कॉमा, और फिर यहाँ पे हम दूसरी वैल्यू ले लेंगे जो कि है मोहसिन। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास एक ही वेरिएबल है जिससे मुझे सारी वैल्यूज़ मिल सकती हैं, और इसके बारे में हम मज़ीद बाद में बात करेंगे। लेकिन एरे का मतलब हुआ कलेक्शन, और कलेक्शन को हम इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एरेज होती हैं या अरेज होती हैं ये टाइप बाउंड नहीं होती। यानी कि मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे जाके लिख दूँ फॉर एग्जांपल 2, यहाँ पे मैं बूलियन में लिख दूँ ट्रू, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल एक और स्ट्रिंग ले लूँ समथिंग एल्स, कुछ भी आपने ले लिया। तो डिफरेंट टाइप्स को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं एक अर्रे के अंदर, लेकिन आम तौर पे डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो क्या चाहता है। तो अगर ये स्टूडेंट्स की अर्रे होनी चाहिए तो ऑब्वियसली इसमें ये चीज़ें मेक सेंस नहीं करती, तो उसमें स्टूडेंट्स ही होंगे। अगर मैं जाके इसको console.log कर दूँ स्टूडेंट्स, तो देखिए आपके पास क्या आंसर आता है, पूरी की पूरी अरे आपके पास यहाँ पे आ जाती है और आप यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं इसमें से रिमूव कर दूँ ये दोनों, तो आप देख रहे हैं कि एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मैं बहुत सारी वैल्यूज़ डाल सकता हूँ। ये फ़ायदा होता है एक अरे का। वरना हमारे पास क्या होता है कि हर वैल्यू के लिए मुझे एक नया वेरिएबल चाहिए, जो बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपको एक लिस्ट के साथ काम करना हो या एक कलेक्शन के साथ काम करना हो। अब हम बात करते हैं एक और डेटा टाइप की जो कि कहलाती है ऑब्जेक्ट। अगर मेरे पास एक स्टूडेंट है जिसकी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन में सिर्फ नाम नहीं है बल्कि बहुत सारी और चीज़ें हैं, तो मैं ये काम करूँगा कि मैं उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अब इसकी एग्जांपल, अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो क्या होगा, तो मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे स्टूडेंट नेम लेना पड़ेगा, फिर मुझे करना पड़ेगा स्टूडेंट बैच, आपने ले लिया 2019 फॉर एग्जांपल, फिर आपने कहा कॉन्स स्टूडेंट मेजर, आपने यहाँ पे ले लिया कंप्यूटर साइंस, ठीक है।
अब मेरे पास ये चीज़ है, अगर मुझे इसको कंसोल लॉग करना है तो मुझे मल्टीपल कंसोल लॉग चाहिए होंगे। इन तीनों वैल्यूज़ को लिए पहले स्टूडेंट नेम चाहिए होगा, फिर मुझे इसके बाद जो है वो स्टूडेंट बैच चाहिए होगा और स्टूडेंट मेजर चाहिए होगा। तो मैं बैच और मेजर लिख रहा हूँ, तो अब मेरे पास तीनों की तीनों वैल्यूज़ आ गई। लेकिन ये भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक चीज़ से रिलेटेड अगर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है तो उसके लिए अलग अलग वेरिएबल्स बनाना मेक सेंस नहीं करता। और अगर मेरे पास ये एक स्टूडेंट का है तो अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट हुए तो 100 इंटू 3 वेरिएबल्स का मतलब है 300 वेरिएबल्स मुझे बनाने पड़ेंगे उन सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो बजाय इसके कि हम ये काम करें, हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट्स का। और ऑब्जेक्ट आप देख सकते हो किसी भी दुनियावी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं या जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं वो ऑब्जेक्ट है। जैसे कि आप बात कर सकते हो किसी गाड़ी की, तो वो एक ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से कोई इंसान है, वो एक ऑब्जेक्ट है। तो डिफरेंट चीज़ें ऑब्जेक्ट्स होती हैं। अगर मुझे इसका रादर एक ऑब्जेक्ट बनाना हो तो जो मैं करूँगा वो मैं ये करूँगा कि मैं कहूँगा कॉन स्टूडेंट, जो कि एक ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट जब आप क्रिएट करते हैं तो आप क्रिएट करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के साथ ऐसे। ये जो नोटेशन है ये बताती है जावास्क्रिप्ट को कि ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप क्या काम कर सकते हैं, आप रखते हैं की और वैल्यू। तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक की होती है और एक वैल्यू होती है। आप लिखते हो की और फिर कॉलन और फिर जो भी उसकी वैल्यू होती है आप वो चीज़ लिख रहे होते हो, ठीक है। अब ये की ये बताएगी कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और वैल्यू बताएगी कि उसकी वैल्यू क्या है। जैसे कि इस स्टूडेंट का नाम क्या है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेम और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू डाल देंगे जो कि है एहसन इस केस के अंदर। सिमिलरली हम यहाँ पे जाके बोल सकते हैं कि बैच, और बैच है 2019 और मेजर जो है वो है कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अब बजाय इसके कि मैं अलग अलग वेरिएबल्स लूँ और उनको अलग अलग लॉग कराऊँ, मैं यहाँ पे जाके इन सारे कंसोल लॉग को हटा के सीधा सीधा console.log स्टूडेंट करूँगा तो मेरे पास ये पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है। फ़ायदा ये हुआ कि बजाय इसके कि मुझे 3 डिफरेंट वेरिएबल्स लेने पड़ते, मेरे पास एक सिंगल वेरिएबल है जिसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद है। तो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। मेरे पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर उस ऑब्जेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन है कि भाई उसका नाम क्या है, उसका बैच क्या है, उसका मेजर क्या है। अब आप इसको सेम एग्जांपल को आप किसी गाड़ी पे ले जा सकते हो कि गाड़ी का मॉडल क्या है, गाड़ी किस साल में बनी, गाड़ी का मैन्युफैक्चरर कौन है, गाड़ी का कलर क्या है, गाड़ी में डोर्स कितने हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप किसी कार का वेरिएबल बना के उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ के तौर पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि हम ऑब्जेक्ट के अंदर किस तरीके से काम करते हैं और यही कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट्स का सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर होता है। आपने सुना होगा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट्स काफ़ी आते हैं। लेकिन अगर मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में बता दूँ तो एनीथिंग जिसके बारे में आप सोच सकते हो, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, तो वो कहलाएगा एक ऑब्जेक्ट। चाहे आप किसी स्टूडेंट की बात कर रहे हो, टीचर की बात कर रहे हो, किसी प्रोग्राम की बात कर रहे हो, तो डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और उनके अगेंस्ट क्या वैल्यूज़ आ सकती हैं वो ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाता है। अब हम कुछ और डेटा टाइप्स की भी बात करेंगे जिसमें आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ x और मैं इसको console.log करता हूँ तो मेरे पास x की जो वैल्यू आती है वो आती है अनडिफाइंड। ये भी एक डेटा टाइप है। अगर मैं x इक्वल्स टू 2 कर रहा हूँ तो x की वैल्यू 2 है। अगर मैं x की कोई वैल्यू नहीं दे रहा कभी भी तो इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड का मतलब है कि मैंने इस वैल्यू को अभी तक डिफाइन नहीं किया और जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली ये वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल देता है। अगर मैं इसको इक्वल्स टू अनडिफाइंड करूँ तो भी सेम चीज़ है, मेरे पास आंसर क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। ये चीज़ भी पॉसिबल होती है लेकिन आमतौर पे हम ये करते नहीं हैं। अनडिफाइंड का लॉजिकल जो मकसद आमतौर पे प्रोग्रामिंग में लिया जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो ये है कि इस वैल्यू की अभी तक कोई या इस वेरिएबल की कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की गई है। इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप होती है जिसको हम कहते हैं नल। नल का कॉन्सेप्ट ये है कि हमने जानबूझ के एक वेरिएबल में कोई वैल्यू डाल दी जिसको हमने कह दिया नल। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसमें एक चीज़ ये हो सकती है कि भाई अगर मेरे पास एक स्टूडेंट है जिसने अभी अभी फ़ी पे की है लेकिन उसने अपना मेजर सिलेक्ट नहीं किया तो उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर मैं इसमें कहूँ कि स्टूडेंट मेजर तो उसमें या तो मैं कह सकता हूँ अनडिफाइंड या मैं कोई वैल्यू उसकी नहीं डाल रहा और मैं यहाँ जाके इसको लॉक कर देता हूँ तो मेरे पास आ गया कि भाई ये अनडिफाइंड है, इस वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ कि स्टूडेंट ने ख़ास तौर पे लेट से एडमिशन ले लिया लेकिन उसने इस पूरे साल के लिए बोल दिया कि मुझे कोई मेजर नहीं करना, मैं पढ़ ही नहीं रहा फिल वक्त इस साल, तो हम यहाँ पे ये लॉजिक रख सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट का मेजर नल है इस साल के लिए। तो हम अपने कोड में आगे जाके चेक कर सकते हैं कि अच्छा स्टूडेंट का मेजर नल है
या फिर कुछ और है, या कंप्यूटर साइंस है, या क्या है। तो नल वो वैल्यू होती है जो हम खुद से एक वेरिएबल में डालते हैं ये बताने के लिए कि ये कुछ नहीं है। अनडिफाइंड का मतलब है कि हमने अभी तक कुछ असाइन नहीं किया है इस पे, या किसी ने कोई वेरिएबल में वैल्यू नहीं डाली है। लेकिन नल का मतलब है कि हमने खुद बोला है कि ये नल है, इसका मतलब है कि इस बेसिस पे कुछ करना है आगे जाके। ठीक है, तो आई होप कि नल का आपको आइडिया हो गया होगा। आखिर में हम एक चीज़ देखेंगे जो कि कहलाती है टाइप ऑफ। तो हम फॉर एग्जांपल एज कहते हैं 23 या 32, फिर कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू एसन। इसी तरीके से हम कहते हैं कॉन्स्ट स्टूडेंट इक्वल्स टू, यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, स्टूडेंट्स इक्वल्स टू अरे। ये एक एम्प्टी अरे है, ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। एम्प्टी ऑब्जेक्ट का मतलब इसमें कोई की नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। एम्प्टी अरे का मतलब है कि एक कलेक्शन तो बना हुआ है लेकिन वो खाली कलेक्शन है। ठीक है, इसी तरीके से आपने लिया कॉन्स्ट मेजर इक्वल्स टू नल, और आपने लिया कॉन्स्ट एक्स, और हमने कॉन्स्ट के बजाय इसको कर दिया लेट, कि हमने इसको अभी डिफाइन नहीं किया। ठीक है, अब हमारे पास एक ऑपरेटर होता है जिसको हम कहते हैं टाइप ऑफ। टाइप ऑफ ये बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल की क्या टाइप है। अगर मैं टाइप ऑफ एज करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, नंबर, क्योंकि एज के अंदर जो वैल्यू है उसकी टाइप क्या है, नंबर। अगर मैं टाइप ऑफ नेम करता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, स्ट्रिंग। यानी कि मैं ये देख सकता हूँ कि किसी भी वेरिएबल की क्या टाइप है, और ये अक्सर जगहों पर इस्तेमाल होता है। टाइप ऑफ स्टूडेंट क्या है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है। टाइप ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, अब आप सोच रहे हो कि ये अरे होगा, लेकिन नहीं, ये भी ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और इस पर हम बाद में बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट होती है। टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स में आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल प्रिमिटिव्स भी, लेकिन हम उसमें बाद में बात करेंगे। इसके बाद अगर मैं कहूं कि भाई स्टूडेंट्स के अलावा मेजर जो कि नल है, इसकी क्या टाइप है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मैं टाइप ऑफ एक्स पूछूं कि एक्स क्या है, तो x की टाइप जो है वो अनडिफाइंड है। अगर कोई वेरिएबल अनडिफाइंड होता है तो उसकी टाइप अनडिफाइंड होती है। अगर कोई वेरिएबल स्ट्रिंग या नंबर है तो उसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग या नंबर होती है। एक और चीज़ हम कर सकते हैं जो कि है बूलियन। तो कॉन्स्ट लोडिंग इक्वल्स टू ट्रू। अगर मैं जाके देखूं कि भाई मेरे पास जो टाइप है लोडिंग की वो क्या है, बूलियन। तो बूलियन, नंबर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट और अनडिफाइंड, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली कि टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या करता है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। आई होप कि आपको डेटा टाइप्स का अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इस पे कमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।